लाइटनिंग और थंडर यानी आकाशीय बिजली और गरज, नाम तो सुना ही होगा, लेकिन वास्तव में ये है क्या? 1972 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले बताया था कि लाइटनिंग के लिए बादलों में होने वाले इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जिम्मेदार हैं। न सिर्फ उन्होंने इस चीज को बताया, बल्कि थंडरस्टॉर्म में पतंग उड़ा के इसे साबित करने की कोशिश भी की। लेकिन शायद वो किस्मत वाले थे, उनकी पतंग का आमना सामना लाइटिंग से नहीं हुआ, नहीं तो वो सेकंड्स में फ्राई हो जाते। थंडरस्टॉर्म के लिए छोटे छोटे इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स जिम्मेदार होते हैं। क्लाउड के वाटर मॉलिक्यूल्स लगातार ठंडे और गर्म होते रहते हैं, जिससे वो क्लाउड के भीतर ही एक दूसरे के अगेंस्ट ऊपर और नीचे मूव करते रहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स का ये मूवमेंट चार्ज सेपरेशन के लिए जिम्मेदार होता है, जिससे क्लाउड के भीतर ही दो पोल्स बन जाते हैं। अल्टीमेटली क्लाउड के एक पार्ट का चार्ज पॉजिटिव, जबकि दूसरे पार्ट का चार्ज नेगेटिव हो जाता है। वहीं जमीन पे क्लाउड के पास वाले किसी भी ऑब्जेक्ट पे उल्टा चार्ज इंड्यूस हो जाता है। वैसे इस केस में क्लाउड के निचले हिस्से पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए पेड़ के ऊपरी हिस्से का चार्ज पॉजिटिव है। चार्जेस का इम्बैलेंस बढ़ने से चार्जेस को बैलेंस करने के लिए अलग अलग चार्ज वाले ऑब्जेक्ट्स के बीच कुछ इस तरह चार्जेस फ्लो होते हैं, जो हमें लाइटनिंग बोल्ट के रूप में देखने को मिलता है। कई बार बोल्ट में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जबकि कई बार नेगेटिव। हाँ, एक बात और, लाइटनिंग बोल्ट को आंखों से नहीं देख सकते। इनविजिबल लाइटनिंग बोल्ट जब जमीन से बहुत पास होता है तो बड़ी मात्रा में एनर्जी डिस्चार्ज होती है। ये एनर्जी डिस्चार्ज इतना पावरफुल होता है कि ये हमें इलेक्ट्रिकल आर्क के रूप में देखने को मिलता है। जी हाँ, ये वो लाइटनिंग बोल्ट है जिसे हम देख पाते हैं। लाइटनिंग बोल्ट का इलेक्ट्रिक आर्क अपने आसपास के एयर का टेम्परेचर बढ़ा देता है, और ये टेम्परेचर सन के टेम्परेचर के 5 गुना ज्यादा तक हो सकता है। टेम्परेचर बढ़ने से एयर न सिर्फ तेजी से एक्सपेंड होती है, बल्कि ये हाई फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट भी करती है, जो अमूमन गरज के रूप में हमें सुनाई देती है। लाइटनिंग के कई कलर्स हो सकते हैं। ये कलर्स एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और एयर पॉल्यूशन के लेवल पर निर्भर करते हैं। लाइटनिंग बड़ी मात्रा में एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है। ये सन के टेम्परेचर से 5 गुना ज्यादा तक हो सकती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, हर एक बोल्ट में लगभग 10 बिलियन वॉट्स होते हैं। इतनी एनर्जी से 32 मिलियन लोगों की साल भर की एनर्जी की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। एक बोल्ट में 10 मिलियन वॉट्स होते हैं, जबकि अर्थ सरफेस को हर सेकंड 50 बोल्ट्स हिट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लाइटनिंग में कमाल की पावर तो है ही, साथ ही ये खतरनाक भी है। हर साल औसतन 2000 से ज्यादा लोग लाइटनिंग की वजह से मारे जाते हैं। तो लाइटनिंग से इलेक्ट्रिसिटी का एक्सट्रैक्शन एक अच्छा आइडिया हो सकता है, लेकिन लाइटनिंग की सही लोकेशन का पता लगा पाना लगभग नामुमकिन है। इसके लिए हमें ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने की जरूरत है जो इतनी बड़ी पावर को कंडक्ट करने के साथ साथ उसे स्टोर भी कर सके। एक अनुमान के मुताबिक इस तरह के इक्विपमेंट डेवलप करने के लिए लगभग 90 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की जरूरत होगी, जो पूरी दुनिया की पूंजी के बराबर है। लाइटनिंग बोल्ट की पोलैरिटी का हमें कोई आइडिया नहीं होता। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, इसलिए हमारे इक्विपमेंट को दोनों पॉसिबिलिटीज के लिए तैयार रहने की जरूरत होगी। हालांकि साइंटिस्ट्स लगातार लाइटनिंग से इलेक्ट्रिसिटी एक्सट्रैक्ट करने की सोच रहे हैं। आप बताइए, क्या आप इसमें कुछ कर सकते हैं? तो इस वीडियो में हमने देखा कि लाइटनिंग कुछ और नहीं बल्कि ये एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है जो क्लाउड्स और ग्राउंड के बीच चार्जेस के इम्बैलेंस से प्रोड्यूस होती है। वहीं थंडर के लिए एयर पार्टिकल्स की हीटिंग और उनका वाइब्रेशन जिम्मेदार है। लाइटनिंग के खतरे को देखते हुए हमारे घर, कार और एरोप्लेन्स को कुछ इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो इससे सुरक्षित रहें। कारों में लगे हुए रबर के टायर्स हमें बिना नुकसान पहुंचाए चार्जेस को ग्राउंड कर देते हैं। वहीं घरों और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में इसी काम के लिए कंडक्टिंग रॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं लाइटनिंग बोल्ट्स एरोप्लेन की मेटल शेल से होते हुए पास हो जाती हैं और पैसेंजर्स को इसकी भनक तक नहीं लगती।